ए वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सबका इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में पुनः स्वागत है। इस कक्षा में हम स्टैटिक्स कक्षा 11 की सांख्यिकी का चैप्टर यूनिट 3 इंडेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें एक क्लास हमारी हो चुकी है। ये हमारी दूसरी क्लास की बात हम आज शुरू कर रहे हैं। दूसरी क्लास है। हमने अभी तक जो इस चैप्टर्स में पढ़ा है वो एक तो हमने इंडेक्स नंबर का इस चैप्टर का सिलेबस देखा, क्या क्या इसके चैप्टर में सिलेबस में है हमारा। इसके बाद हमने व्हाट इज इंडेक्स नंबर, इसके बाद हमने मीनिंग की बात करी थी, मीनिंग के बाद डेफिनेशन की बात करी थी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, क्या क्या इसके विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर हमने पढ़े थे, दे एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज एंड एवरेज। दूसरा फीचर हमने पढ़ा था एक ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में शो होते हैं, नॉट क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन में। देयर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एवरेजेज एंड दे मेजर्स द इफेक्ट ऑफ चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये चार हमने इसकी फीचर्स विशेषताएं पढ़ी थी। इस इंडेक्स नंबर को, सूचकांकों को बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या डिफ़िकल्टीज हैं, वो पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी हमने? 6 डिफ़िकल्टी पढ़ी थी। डिफाइनिंग द पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर, सेकंड वन इज सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, थर्ड वन इज सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, फोर्थ वन इज सिलेक्शन ऑफ प्राइसेस एंड फिफ्थ इज सिलेक्शन ऑफ वेट्स, भार के चयन की समस्या, एंड सिक्स इज चॉइस ऑफ एंड एवरेज फॉर्मूला। ये सारी हमने पढ़ी थी, यहाँ तक की चीज़ें करी थी। यदि आपको इन चीज़ों के बारे में आपने अभी वो क्लास नहीं देखी है तो इसकी पार्ट 1 आप ज़रूर देख लें। चलिए आज हम शुरू करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम शुरुआत करते हैं एडवांटेजेस और यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर। भाई ये तो हमें पता होना चाहिए ना कि इसके यूज क्या हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे, क्या फ़ायदा है पढ़ने का। तो इसके फ़ायदे या उपयोग। इंडेक्स नंबर मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी। इसके बारे में पहले क्लास में, पहले पार्ट में शुरू में ही काफ़ी बातें हो गई थी कि प्राइस लेवल, कीमतों का स्तर, या वैल्यू ऑफ मनी, कीमत का स्तर बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी? डाउन हो जाएगी। यदि कीमत स्तर घटता है, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है ना। कैसे बढ़ती है ये मैंने पहले वाली क्लास में डिस्कस करी थी। तो ये इनका चेंजेस मेजर करता है। नॉलेज ऑफ चेंज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई मान लीजिए प्राइस लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ गया और इनकम हमारी उस हिसाब से बढ़ी नहीं, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन का स्तर क्या होगा? डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब भारत में लोगों का जीवन स्तर कैसा है इसकी भी जानकारी देता है। एडजस्टमेंट इन सैलरी एज अलाउंस। भाई जिस हिसाब से प्राइस लेवल बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए। अब सैलरी कितनी बढ़े, है ना। मैं तो मान लीजिए मैं सैलरीड पर्सन हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है, तो मैं क्या कहूँगा? अजी बहुत महंगाई हो गई, बहुत कीमतें बढ़ गई, मेरी तो सैलरी बहुत सारी बढ़ा दो। उधर जो एम्प्लॉयर है, मीन्स जो मुझे सैलरी देता है, जिसके यहाँ मैं रोज़गार कर रहा हूँ, वो क्या कहेगा? कीमतें इतनी नहीं बढ़ी भाई, मान लिया थोड़ी बहुत बढ़ी हैं लेकिन इतनी सी बढ़ी हैं, चल सैलरी भी इतनी ले ले। अब वो इतनी सैलरी देने को तैयार है, मैं इतनी मांग रहा हूँ कि कीमतें इतनी बढ़ गई, वो कह रहा है इतनी बढ़ी हैं, तो झगड़ा है ना। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियों में फिर स्ट्राइक होती थी पुराने ज़माने में। गवर्नमेंट सर्वेंट स्ट्राइक करते थे हम सैलरी बढ़ाने के लिए। अब वो झंझट ख़त्म हो गए। अब सीधा सीधा क्या करते हैं हम कि इंडेक्स नंबर निकालो भाई, सूचकांक निकालो, सूचकांक जितने परसेंट बढ़ी हुई बताता है उतने परसेंट सैलरी बढ़ा लो। तो इट मीन्स ये हमारी सैलरीज, अलाउंसेज को डिसाइड करने में हेल्प करता है। यूजफुल टू बिजनेस कम्युनिटी, जो बिजनेसमैन है उनके लिए इससे यूजफुल है। प्राइस इंडेक्स नंबर सर्व एज यूजफुल गाइड टू द बिजनेस कम्युनिटी इन देयर प्लानिंग एंड डिसीजन एंड इन्फ्लुएंस द देयर प्रोडक्शंस। उनके प्रोडक्शन को प्रभावित करेगा। भाई जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा तेज़ी से रेट बढ़ रहे हैं,
है ना, उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा तो ये उसी उसी का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, भविष्य की प्लानिंग भी उसी हिसाब से करेंगे, निर्णय उसी हिसाब से लेंगे। फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, इंडेक्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन shows whether the level of agriculture and industrial production in economy is increasing or decreasing। ये गवर्नमेंट के लिए फ़ायदेमंद है। सरकार देखती है भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, घट रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की क्या पोजीशन है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। मान लीजिए कोई से प्रोडक्शन उतनी तेज़ी से इंक्रीज नहीं हो रहा जितनी तेज़ी से होना चाहिए, तो गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग्स करती है भविष्य में कि फ्यूचर में ये प्रोडक्शन बढ़े। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड, विदेश में फॉरेन ट्रेड का मतलब विदेशी व्यापार, विदेश में हमारा क्या माल जा रहा है, क्या आ रहा है, उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान, है ना। कीमतें हमारी बढ़ी हैं, विदेश की नहीं बढ़ी, तो उस वजह से कहाँ क्या इफ़ेक्ट आएगा, वो सब चीज़ें इंडेक्स नंबर से पता लगती हैं। इट इज़ यूजफुल टू पॉलिटिशियन, नेताओं के लिए फ़ायदेमंद है। ये अपनी सरकार को सलाह दे सकते हैं कि भाई महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, जैसा आजकल चुनाव चल रहे हैं, तुम टीवी पे कभी आज देखते तो नहीं होगे वैसे, पर यदि टीवी में कभी आज सुना हो तो क्या है, महंगाई बहुत बढ़ रही है जी, हमेशा यही रहता है विपक्षियों का। तो महंगाई को कम करने के लिए यूजफुल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बहुत सारे डाटा मिलते हैं। पहले 2020 ईयर में वस्तुओं और सेवाओं के क्या प्राइसेस थे, अब क्या प्राइसेस हैं, होलसेल मार्केट में क्या प्राइसेस हैं, रिटेल मार्केट में क्या प्राइस कितना चेंज हुआ, इन सब से गवर्नमेंट अपनी आगे की पॉलिसी डिसाइड करती है। चलिए जी, अब आगे बात करते हैं। लेकिन इंडेक्स नंबर आर नॉट परफेक्ट, इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस का मतलब इनकी भी कुछ सीमाएं हैं, सब चीज़ें ठीक ठाक नहीं कर पाते। नॉट कम्प्लीटली ट्रू, पूर्णतया सत्य नहीं है। इंडेक्स नंबर्स आर नॉट फुल्ली ट्रू, वन कैन ओनली मेक एन एस्टिमेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी। है ना, तो 100 मैंने आपको बताया था 115 आंसर आया यदि इंडेक्स नंबर का हमारा, है ना, P01 115 आया तो 15% रेट चेंज हो गए। ये एक एस्टिमेट है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। बहुत सारी तरीके से निकाला जाता है, हर फॉर्मूले से थोड़ा बहुत चेंज आता है ना। तो दिस इज द एस्टिमेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी, दीज आर एवरेज ओनली। ये हमने पढ़ा भी था पहले। इंटरनेशनल कंपैरिजन नॉट पॉसिबल, अमेरिका में कितना चेंज आया, हमारे यहाँ कितना चेंज आया, उन वस्तुओं और सेवाओं में ये कंपैरिजन नहीं हो पाता, है ना। इंटरनेशनल कम डिफरेंस ऑफ आइटम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है बहुत सारे आइटम्स मार्केट से गायब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बेस ईयर हमने ले लिया 2000 में टीवी का कॉन्सेप्ट था। कौन से टीवी? एलईडी, एलईडी की बात नहीं कर रहा मैं। अब क्या चल रहे हैं? एलईडी, ओ सॉरी एलईडी नहीं, ये क्या बोलते हैं इन टीवी को, पहले तो वो वाले टीवी थे ना, ब्लैक एंड वाइट टीवी भी थे 1990 में, है ना। और अब तो अलग चीज़ें आ गई। 1990 के रेट की या 2000 के रेट में मैं बात करूं, मोबाइल था ही नहीं। 2021 में मोबाइल हमारी एक असेंशियल चीज़ हो गई। इसके रेट तो हमें चेंज होते हैं तो हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट आता ही है। तो डिफरेंस ऑफ टाइम, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, बाहर हो जाती हैं, है ना। और कुछ चीज़ें नई भी आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य की आदतें, स्वभाव आदि बदल जाते हैं, तो इसलिए सूचकांक संख्याओं की तुलना करना कठिन हो जाता है। लिमिटेड यूज, इंडेक्स नंबर आर प्रिपेयर्ड विद सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो बनाया जाता है, जो भी इंडेक्स नंबर हमने, जो भी सूचकांक हमने कंस्ट्रक्ट किया है, वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, विशेष दृष्टिकोण से, विशेष उद्देश्य से बनाया गया है। वो हर जगह इस्तेमाल नहीं होगा। ये डिटेल हमने पिछले टॉपिक में पढ़ ली थी। दे आर यूज्ड फॉर अनदर पर्पज, दे आर नॉट यूज्ड, या इफ दे आर यूज्ड फॉर अनदर पर्पज दे मे लीड द रॉन्ग कंक्लूजन। सीपीआई हमने निकाला, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स
के उद्देश्य से, ऑब्जेक्टिव से हमने इसको इस्तेमाल कर लिया तो कंक्लूजन गलत निकल जाएंगे। या WPI निकाल रखा है CPI से तो कंक्लूजन अच्छा नहीं होगा। लैक ऑफ रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स, CPI निकालते हैं हम किस पे, रिटेल प्राइस इंडेक्स पे। और रिटेल प्राइस इंडेक्स, रिटेल प्राइस मार्केट में बहुत अच्छे डाटा अवेलेबल नहीं होते। रिटेल प्राइस का मतलब समझते हो, खुदरा बाजार, जो आपके मार्केट के रेट हैं, आपके जो आसपास मार्केट है। थोक मार्केट वो होलसेल प्राइस होता है, जहाँ जैसे चांदनी चौक वगैरह में बड़ी चीज़ें, मतलब बहुत, एक दुकान पे बस 2-3 आइटम ही बिकते हैं, थोक में बिकते हैं, वहाँ बड़े व्यापारी खरीदने जाते हैं। तो रिटेल प्राइस में रोज़ सब्जी के तो सुबह शाम भी, घंटे में भी चेंज होते हैं रेट, है ना। तो इनके प्राइसेस का डाटा इकट्ठा करना बहुत आप कह सकते हैं कठिन काम है ना, और ये उपलब्ध भी नहीं हो पाते हैं हमें। देन अब हम शुरुआत करें टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। कितनी तरह के सूचकांक होते हैं? मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर के निर्माण की विधियां। 2 तरह के इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर। पहला क्या हो गया बेटा जी, सिंपल इंडेक्स नंबर, सरल सूचकांक। दूसरा प्रकार वेटेड इंडेक्स नंबर, भारित सूचकांक। कौन सा? वेटेड, भारित। इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेंगे तो फिर आपको इजी हो जाएगा। नहीं तो पूछेंगे ये वाला मेथड तो लगाओगे ये वाला मेथड, है ना। फॉर्मूले सबके अलग अलग हैं, निकालने के तरीके अलग हैं, तो अक्सर बच्चा निकालता ठीक है, लेकिन जो सा मेथड हम पूछते हैं उससे दूसरा मेथड बताता है, कंफ्यूज रहता है। तो थोड़ा सा इनको दिमाग में बिठाओगे। ये कौन से हैं? सिंपल। ये हैं वेटेड, भारित। इनमें W वर्ड यूज होगा, वेटेज दिया जाएगा। वेटेज कैसे देते हैं? जैसे मैंने माचिस का, पिछली क्लास में माचिस का और हाउस रेंट का एग्जाम्पल दिया था, माचिस नमक का और हाउस रेंट का एग्जाम्पल दिया था, मैच बॉक्स का और इसका मिल्क का, इनका एग्जाम्पल दिया था। देन अब ये सिंपल इंडेक्स नंबर, सरल सूचकांक भी 2 तरह के होते हैं। सरल समूहित विधि, एग्रीगेट, सिंपल एग्रीगेट मेथड। समूहीकृत विधि भी कह देते हैं इसको, सरल समूहीकृत विधि, सिंपल एग्रीगेट मेथड। सिंपल ही है, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटेड मेथड। इसमें एवरेज प्राइस निकालना है हमें, ये वाला मेथड। ये दोनों वही, जैसे सिंपल एवरेज मेथड था, ये भी सिंपल एग्रीगेटेड मेथड था ये, तो ये भी हमारा एग्रीगेटेड ही मेथड है, लेकिन सिंपल नहीं है, क्योंकि ये वाला सिंपल था और ये वाला क्या बन गया सिंपल से? वेटेड। तो इसको हमने लगा दिया वेटेड। भारित समूहीकृत विधि, एग्रीगेट मेथड ही, लेकिन कौन सा लगा दिया यहाँ? सिंपल के बजाय वेटेड लगा दिया। ऐसे ही ये वाला सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड था, ये हमने क्या किया? एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड ही है, लेकिन ये सिंपल वाले में था तो सिंपल, यहाँ वेटेज, वेटेड। समझ आई बात? 2 तरह के, दोबारा से एक बार बात कर लेता हूँ। अब शॉर्ट में हम पढ़ें, दैट इज 2 तरह के इंडेक्स नंबर, सिंपल एंड वेटेड। सिंपल वाला कौन सा? एग्रीगेटिव मेथड, एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। बस यही 2 मेथड हैं। सिंपल वाले में इनके नाम से पहले सिंपल लगा देंगे, वेटेड में इन दोनों के नाम से पहले वेटेड लगा देंगे। सरल और भारित सूचकांक, समूहीकृत विधि, औसत मूल्यानुपात विधि। बस इतना फर्क है, सरल वाले में दोनों से पहले, समूहीकृत विधि से पहले सरल लगा देंगे, औसत मूल्यानुपात विधि से पहले सरल लगा देंगे। यहाँ भी समूहीकृत विधि से पहले यहाँ भारित लगा देंगे क्योंकि वेटेड में पढ़ रहे हैं, और यहाँ भी औसत मूल्यानुपात विधि से पहले भारित लगा देंगे शब्द, क्योंकि ये वेटेड के हैं।
तो दो तरह के, एक सिंपल एक वेटेड, सिंपल वाले दो, वेटेड वाले दो। तो हम ये चारों पहले पढ़ते हैं सबसे शुरू में। कौन सा बेटा जी? सिंपल इंडेक्स नंबर, ये वाला, सरल समूहित विधि। These are the index numbers in which all items of the series are accorded equal weightage। जितने भी आइटम्स हैं सबको इक्वल वेटेज दे दिया हमने। ये वो वाला एग्जाम्पल है जो मैंने तुम्हें बताया था कि मैच बॉक्स को भी उतना ही वेटेज, उतना ही महत्व है, और मिल्क को भी उतना ही महत्व है, व्हीट को भी उतना ही महत्व है, और हमारा हाउस रेंट उसको भी उतना। सब चीज़ों को एक जैसा ही देख लिया, किसमें कितने रेट्स में चेंज आया है, वेट का कोई चक्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल है। देन इसकी हमने दो मेथड्स पढ़े थे। सिंपल एग्रीगेट मेथड, ये वाला बेटा जी। एक क्वेश्चन सिंपल एग्रीगेट मेथड का ही करते हैं। फॉर्मूला इसको याद कर लीजिए, मैं एक बार लिख के आपको बता देता हूं। P01, P मीन्स है प्राइस, 0 मीन्स बेस ईयर के प्राइस, 1 मीन्स करंट ईयर प्राइस। आगे जब भी हम बेस ईयर के प्राइस की बात करेंगे क्या लिखेंगे बेटा जी हम? P0। P0 का मतलब है प्राइस ऑफ बेस ईयर, P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर, जिस ईयर में हमें इंडेक्स नंबर निकालना है। जो मैंने बेस ईयर ये कहानी पहले भी बताई थी। मान लीजिए 2 ईयर के रेट्स दे रखे हैं हमें, एक 2012 है और एक 2018 है। अब हम कहेंगे हम तो 2022 में चल रहे हैं जी, अब तो करंट ईयर तो इसमें से कोई सा भी नहीं है। नहीं, आप 2022 में बैठे हो, आपके जो ज़्यादा पास है 2000, ये P1 है, जो आपसे ज़्यादा दूर है वो P0। समझ आई? एग्जाम्पल क्वेश्चन तो मान लीजिए 2018 में भी बना हो सकता है। तो जो पास वाला है वो P1, और जो पुराना ईयर है, ओल्ड ईयर है, इन दोनों में के कंपैरिजन में दैट इज P0। उससे हम प्राइसेस को कंपैरिजन करेंगे। देन P01, इसका मतलब प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर टू करंट ईयर। समेशन P1 मीन्स प्राइस ऑफ करंट ईयर को हम क्या कर लें? सम कर लें अपॉन समेशन P0। क्या मतलब हुआ? प्राइस ऑफ बेस ईयर को हम सम कर लें, उसको नीचे डिवाइड में लिख लें इनटू 100। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। समझ आई बात? ये मैंने यहां लिख भी रखा है। कैसे निकालते हैं? डन। पहले इसके P01 क्या हुआ बेटा जी? मैंने आपको ये सब समझा दिए। स्टैंड्स फॉर द इंडेक्स नंबर, ये वाला। P1 स्टैंड्स फॉर द सम ऑफ प्राइस ऑफ द ईयर फॉर विच इंडेक्स नंबर टू बी फाउंड। P1 करंट ईयर के प्राइस का सम, और P0 इज स्टैंड फॉर द सम ऑफ प्राइस फॉर द बेस ईयर इनटू 100 है। अब कैसे निकालते हैं इसको? ये वाला मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा जी। क्या क्वेश्चन है? कॉमोडिटी, इसका मतलब वस्तु है ना। हम यहाँ दूध, चीनी, गेहूँ, ये सब, मकान किराया, कपड़ा, दवाइयाँ, ये नहीं लिखते। जनरली हम ABCD लिख लिया। ABCD 4 ही वस्तुएं हैं। हालांकि जो ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स निकालते हैं कई सौ वस्तुओं का निकालते हैं। बहुत सारी चीज़ें चाहिए आपको अपनी लाइफ में। देन 4 छोटा ही क्वेश्चन है। प्राइस इन द बेस ईयर, प्राइस इन द बेस ईयर कौन सा दे रखा है बेटा? 1980, ये 1988। मान लीजिए, तो वैसे इसने एक्सप्लेन कर दिया बेस ईयर है ये, लेकिन यदि ये केवल 1980 लिखा होता और ये 1988 लिखा होता, तब भी हमें पता है ये बाद वाला साल है तो ये P1 होता, ये पहले का वर्ष है तो इसको P0 लिखते हैं। तो प्राइस इन द बेस ईयर क्या कह दूं मैं? P0, दैट इज P1। पहले तो क्वेश्चन ही समझना हमें।
ये P0 की फिगर दे रखी हैं, 10, 15, 40, 25, 20, ये कौन सी 1988 के प्राइस दे रखे हैं। जो इसका मतलब क्या है बेटा जी, जो ए वस्तु है, जो कमोडिटी ए है, वो 1980 में 10 रुपये की थी, आज कितने की होगी, 88 में हो जाते जाते 8 साल में 20 रुपीज़ की हो गई। तो ये बात समझ आती है। बी वस्तु 15 रुपये की मिलती थी उस समय 1980 में, अब कितने की 1988 में कितने की मिल रही है, 25 की। ये तो इसकी हमें पढ़ने की बात होगी कि हम समझें क्वेश्चन को। अब सीधा सीधा क्या करें हम, फॉर्मूला पहले तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे निकालना क्या है, हमें कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। मेथड इस्तेमाल करना है बेटा जी सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। फॉर्मूला क्या है, इट मीन्स, मुझे सबसे पहले फॉर्मूला, चलिए यहाँ लिखा हुआ है इंडेक्स नंबर, ये वाला फॉर्मूला समेशन P1। सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, समेशन P1, समेशन P1 ये वाला, यही वाला है समेशन P1 यही है। इन इट मीन्स इन सब का मैं क्या कर दूं, इन सब को जोड़ दूं। 20, 25, 60, 40 कितना हो गया, 145। फिर दूसरी चीज क्या चाहिए, समेशन P0 ये वाला। इट मीन्स P0 वाले फिगर को 10, 15, 40, 25 इन सबको क्या कर दूं, सम कर दूं। चलो जी ये भी सम हो गया, कितना आया 90। ऊपर कितना लिख दूं, 145। समेशन P1 ऊपर लिख दिया, समेशन P0 90 नीचे लिख दिया, इंटू 100 कर दिया, आंसर आ गया जी आपका 161.11। इट मीन्स 1982, 1988 61.11% रेट इंक्रीज हो गए। ये वन छोड़ देंगे बेटा, 161.11 आंसर आया ना, ये वाला वन हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इससे आगे वाली, इस वन को छोड़ के आगे वाली दोनों फिगर की बात करेंगे। इतने परसेंट हमारे रेट बढ़ गए, ये समझने के लिए है, बाकी आपको आंसर तो इतना ही लिख के छोड़ देंगे। आप कितना, ये वाला आंसर में नहीं लिखना है, ये तो केवल समझने की बात है। सेकंड इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, सरल औसत मूल्य अनुपात विधि। सिंपल इंडेक्स नंबर की सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड कौन सा था, ये वाला सिंपल एग्रीगेट मेथड, सरल समूहीकृत विधि, और दूसरी औसत मूल्यानुपात विधि। सरल पहले लगा दिया था, ये सिंपल वाले का है। व्हाट इज द फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला की बात करें। फॉर्मूला है इसका P01, समझ ही रहे हैं आप, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विद बेस ईयर, उससे कंपेयर किया है जीरो वाले से, समेशन R बटे N। समेशन R का मतलब क्या है, R निकाल लें हम P1 अपॉन P0 इंटू 100, दैट इज R। फिर इस R को सबको टोटल कर लेंगे, दैट इज समेशन। एक एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा, वही क्वेश्चन है ऊपर वाला ही, 10, 15, 40, 25, 10, 15, 40, 25, 20, 25, 60, 40 है ना, यही वाला, ये वाला वही क्वेश्चन है, कमोडिटी ABCD। इट मीन्स इसमें देखें बेस ईयर प्राइस, क्या लिख लूँ इसको, P0 है ना, बेस ईयर का है तो P0, इसको लिखूँ मैं बेटा जी P0। करंट ईयर प्राइस क्या लिख दूं, P1। इस वाले मेथड में, कौन से वाले मेथड में, एग्रीगेटिव समूहीकृत विधि में क्या कर रहे थे हम, P0 को और P1 को सम कर लिया था। बेटा कंपेयर करके पढ़ना है, नहीं तो फिर एक दूसरे में फॉर्मूले फिट हो ही जाएंगे। इस वाले में क्या कर रहे हैं, प्राइस रिलेटिव मेथड है, औसत मूल्यानुपात विधि है, हर एक के रेट को निकालना है, इनका अनुपात निकालना है।
इट मीन्स यहाँ पे एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, ये आर वाला P1 अपॉन P0। मीन्स मैं क्या करूँ, P1 कितना हो गया इसका 20 अपॉन 10 इंटू 100, कितना हो गया 200। इसका कैसे करूँ, 25 अपॉन 15 इंटू 100। समझ आ रही है बात, ऐसे हमें करना है। मीन्स ये 200 हो गया, ये क्या लिखूंगा 25 अपॉन 15 इंटू 100, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर क्या करूं, फॉर्मूले में क्या रखना है मुझे, समेशन आर, ये वाला रखना है ना, समेशन आर। समेशन आर रख लो भाई इसमें, समेशन आर करेंगे, ये वाला आ गया बेटा जी। और क्या चाहिए, अपॉन एन, एन ये वाला आ गया। एन मीन्स इन आइटम्स को हम क्या कर लें, काउंट कर लेंगे। क्वेश्चन कैसे निकलेगा बेटा जी, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर लो, समेशन आर बटे एन मीन्स P01 इज इक्वल टू समेशन आर कितना हो गया 676.7, ये वाला अपॉन कितना एन कितना 4, इसको डिवाइड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आती है बात। देन सेकंड पार्ट इज वेटेड इंडेक्स नंबर, भारित सूचकांक। These are the index numbers in which different item of series are accorded different weightage। ये मैंने आपको समझा दिया था, उनके सबके अलग अलग भार दे देंगे, अलग अलग वेटेज दे देंगे, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस। वो कितने इम्पोर्टेंट हैं उसके हिसाब से उनका वेटेज हम देते हैं। इसके भी दो ही मेथड हैं, कौन कौन से, वही दो मेथड हैं, एग्रीगेटिव मेथड, प्राइस रिलेटिव मेथड, समूहीकृत विधि और मूल्यानुपात विधि। वहां सरल लगा दिया था सरल वाले में, यहां वेटेड लगा देंगे वर्ड। इन दिस मेथड कॉमोडिटीज आर असाइंड वेट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। एक डब्लू वाला कॉन्सेप्ट और शुरू हो जाएगा। 3 मेथड है इसके, लास्पियर मेथड, पास्चे मेथड और फिशर मेथड। समझ आई बेटा जी। अब ये एक बार इनके फॉर्मूले याद करने की बात हम देखते हैं। P01 P1 अपॉन P0 इंटू 100 है, ये टेक्निक है बेटा याद करने की, है ना। ऐसा कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं है कि आप ऐसे ही याद करोगे, वैसे कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे। कौन किसका फॉर्मूला है ये, बोलो। ये है सरल समूहीकृत विधि का, ये वाला। समेशन और है इसमें, ठीक हो गई बात। इसको मैं फॉर्मूले को 3 बार लिख लेता हूं, समेशन, चलो 2 बार ही लिखता हूं, P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। पहले बात करते हैं पाश्चे मेथड, पाश्चे वाली बात करते हैं। पाश्चे इकोनॉमिस्ट थे बेटा जी एक, है ना। तो पाश्चे से भी पहले हम लास्पियर, लास्पियर भी इकोनॉमिस्ट। इसको है ना, लास्पियर पढ़ के कुछ याद आता है, एक शब्द है लास्ट ईयर, कुछ जोड़ सकते हो इसको इससे, लास्ट ईयर, है ना। बड़ा तेजी से मैं बोल रहा हूँ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, लगभग सेम सी रिदम आती है। तो इस वर्ड को आप रिलेट कर दो लास्ट ईयर से। ऐसा है नहीं लास्ट ईयर इकोनॉमिस्ट थे, उनका कोई रिलेशन है नहीं, ऐसा हमने अपने याद करने की विधि के लिए बना दिया। लास्ट ईयर लास्ट ईयर, सेम रिदम आ रही है,
इसका मतलब लास्ट ईयर जो पिछले साल था, पिछले साल कौन सा होता है हमारा यहाँ, बेस ईयर। पिछला साल कौन सा होता है, बेस ईयर। उसके प्राइस क्या होते हैं, P0। वेटेज क्या, क्वांटिटी क्या होगी, Q0। करंट ईयर का प्राइस P1 होता है, इसकी क्वांटिटी जो वेटेज होता है, बाहर होता है, वो Q1 होता है। इट मीन्स P प्राइस तो हमने लिख लिए, तो फॉर्मूले में है हमारे पास, याद है। तो इसका मतलब प्राइस का तो कोई चक्कर ही नहीं है इन दोनों विधियों में, ना लास्ट ईयर में ना पास्ट ईयर में। प्राइस तो अब क्योंकि वेटेज मेथड हैं, ये भारित विधियां हैं, W और Q क्वांटिटी और डालनी है इसमें। इसका मतलब लास्ट ईयर में किसकी क्वांटिटी डाल दें, लास्ट ईयर की डाल दें, बेस ईयर की। बेस ईयर की क्वांटिटी क्या होती है, Q0। ये फॉर्मूला बन गया बेटा जी किसका, लास्ट ईयर मेथड का। बचा पास्चे साहब। पास्चे में कौन सी डाल दूं, इसमें लास्ट ईयर की डल गई, डलनी क्यू ही है, इसमें करंट की डाल दो। ये फॉर्मूला बन गया किसका, पास्चे का। इजी रहेगा याद करना, बोलो, दोबारा से बता देता हूं। समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, ये तो हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ होता ही है। कौन सी में, एग्रीगेटिव मेथड में भी था ये तो हमारे पास, है ना, ये वाला। ये तो हमने याद ही कर रखा है, कहाँ से, सिंपल एग्रीगेट मेथड में, सरल समूहीकृत विधि का फॉर्मूला ही ये है। अब इसमें यदि लास्ट ईयर मेथड बनाना है, लास्ट ईयर को मैंने रिलेट कर दिया लास्ट ईयर से, और लास्ट ईयर होता है बेस ईयर। बेस ईयर का क्वांटिटी होती है Q0, Q0, Q0। बचा पास्चे, तो पास्चे में करंट ईयर आएगा, तभी इनमें कुछ अंतर हो पाएगा, नहीं तो एक जैसे ही ना फार्मूले हो जाते फिर तो। समझ आई बात। तीसरी आई फिशर मेथड, P01। पहले लिखें हम कौन सा, लास्ट ईयर मेथड, P1 Q, ऐसे लिखने, P1 अपॉन P0 इंटू 100, Q0, Q0, लास्ट ईयर यही तो मतलब हुआ, इनटू, फिर लिखो आप बेटा जी पास्चे मेथड, समेशन P1 अपॉन समेशन P0, यहाँ Q1, यहाँ Q1 इंटू 100। इसका कर दो अंडर रूट। अंडर रूट करोगे तो बेटा जी क्या कहानी बनेगी, ये 100 और 100 पेयर बन गया। इसको तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ। इट मीन्स यहाँ तक अंडर रूट इंटू 100। ये बन गया बेटा जी किसका फार्मूला, फिशर मेथड का। इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, 100 100 दोनों दो बार आ गया था सेम चीज, इसलिए ये अंडर रूट से बाहर लिख दी, बस इतना फर्क है। ठीक हो गई बात, तीनों मेथड याद हो जाएंगे, बोलो। चलिए जी, इट मीन्स हमारी बात हो गई, लास्ट ईयर फॉर्मूला Q0 वाली बात थी, पास्चे फॉर्मूला करंट ईयर लगा देंगे, डॉर्विस बोवरी फॉर्मूला ये हमारे सिलेबस में नहीं है ना, इसको छोड़ देना बेटा जी, तुम्हारी किताब में भी नहीं मिलेगा वैसे। फिशर आइडियल फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों का एवरेज सा निकल जाता है इसमें, दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। ये कौन सा फॉर्मूला है, Q0 वाला है, लास्ट ईयर मेथड है, Q1 वाला फॉर्मूला है, पास्चे मेथड है, इनटू ब्रैकेट से बाहर 100 डाल दिया। ऐसे भी लिख सकते हो याद करने के लिए, अंडर रूट में लास्ट ईयर इंटू पास्चे इंटू 100, अंदर वाले 100 हटा देने बस। चलिए जी अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसका, ये इस लेक्चर में लास्ट रखेंगे। एग्जाम्पल, कॉमोडिटी दे रखी हैं, वस्तुएं ABCD, 10 15 40 25, प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर 20 25 60 40, सेम है बेटा जी, वही वाला क्वेश्चन है ये,
उसी क्वेश्चन को हर तरीके से निकाल के देख रहे हैं। देन इसमें क्वांटिटी और देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वेटेड निकाल रहे हैं अब की बार, भारित, वेटेड इंडेक्स नंबर्स, भारित सूचकांक 5420। करंट ईयर की क्वांटिटी Q1 होती हैं, ये मैंने बताया था। करंट ईयर के प्राइस P1, बेस ईयर के प्राइस P1। मान लीजिए हमें निकालना है सबसे पहले लास्ट ईयर मेथड से। लास्ट ईयर वही लास्ट ईयर, फॉर्मूला ठीक लिखा हुआ है। इसका मतलब एक तो मुझे चाहिए P1 Q0, ये वाली लाइन चाहिए, एक P0 Q0 चाहिए। बस 2 लाइन में काम हो जाएगा मेरा। P0 Q0 का मतलब हो गया, इस 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से। इसका अर्थ हुआ यहाँ कितना लिख दूं? 50। इस 15 को मल्टीप्लाई कर दूं कितने से? 4 से, 60। 40 इंटू 2 80, 25 इंटू 3 75। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट लाइन मुझे चाहिए P1 Q0। P1 कौन सी चीज़ है? ये वाले, और Q0 ये वाले। 5 इंटू 20 कितना हुआ? 100। 4 इंटू 25 100। 120। 40 इंटू 3 120। 100 100 120 120। ठीक है जी। क्या कर लूँ? P1 Q0 को सम कर लूँ, ये सम हो गया जी। P0 Q0 का सम कर लूँ, ये सम हो गया जी। फॉर्मूले में कैसे लिख लूँ? P1 Q0, P1 Q0, ये वाला मतलब 440 ऊपर लिख दूँ, 265 नीचे लिख दूँ, इंटू 100 कर दूँ। यही कहानी होगी। कितना आंसर हो गया बेटा जी? 166.04। ठीक है जी। सेकंड मेथड इज पास्चे फॉर्मूला। क्या फार्मूला है पास्चे का? बोलो। P01 इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0, ये तो मैं लिख लूँ, इंटू 100। कौन सा क्यू लेना है? पास्चे। लास्ट ईयर तो है नहीं है, तो लास्ट ईयर वाला नहीं लेना, तो करंट ईयर वाला लेना है। Q1 यही है। चलो जी, ये आ गया जी आपका, इंटू 100। मीन्स मुझे चाहिए P1, सॉरी, मुझे चाहिए P1 Q1, एक तो एक P0 Q1। इसी में आ जाओ। एक P1 Q1 चाहिए, एक P0 Q1। P0 Q1 कौन सा हो गया बेटा जी? P0 10, Q1 2, कितना लिख दूं? 20। 15 इंटू 8 120, ऐसे ही आएगा। 40 इंटू 6 240। 25 इंटू 4 100। मीन्स 20 120 240, 20 120 240 100। P1 Q1, ये P1 और ये Q1। मीन्स P0 और P1 दोनों इस वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि लास्ट ईयर मेथड में इस वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हुए थे Q0 से। यही तो बात है। इन दोनों का कितना हो गया? 40, 200, 360, 160। यही है। 40, 260, 360, 160। अब क्या कर लूँ? दोनों का सम कर लूँ।
P1 Q1 का सम आ गया बेटा जी 760, इसका आ गया 480, ये वाला नंबर ऊपर रखना था तो 760 अपॉन 480 इंटू 100, यही तो करना है मुझे। चलो, दैट इज 760, अच्छा ये गलत लिखा गया अभी, दैट इज 760 इंटू 480 इंटू 100, ये आपके आंसर आ गए। ठीक हो गया बेटा जी। फिशर फार्मूले में क्या करूं, एक अंडर रूट लगा के एक बार तो ये वाली चीज लिख दूं, इतनी, एक बार ये वाली चीज लिख दूं इतनी, अंडर रूट से बाहर 100 कर दूंगा, ये फॉर्मूला हो गया, ये लिख दी, 760 लिखा है यहाँ तो ठीक है, इंटू 100, ये आंसर आ गया। अब देखो जो मैं बता रहा था कि हमें फॉर्मूला डिसाइड करना होता है। इसका आंसर कितना आया 162, इसका आंसर कितना आया 158, पाँच में 166, 166, इसके बाद 158 और इस वाले में 162, मीन्स इसके हिसाब से लगभग 66%, 58%, 62%, आंसर सेम नहीं है, हर एक मेथड से अलग अलग आंसर आए। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडेक्स नंबर केवल हमें एक आइडिया देते हैं, एस्टीमेट देते हैं, बिल्कुल फिक्स नहीं बता सकते, हर फॉर्मूले से अलग आंसर आ रहा है। समझ आ गई बात। देन यहाँ तक की आपकी बात हो गई है, तो मुझे लग रहा है अच्छा चलो ये भी कर ले, हाँ फिर सीपीआई शुरू करेंगे, ये वाला फॉर्मूला और कर लेते हैं। अभी तक हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए बेटा जी। पहला क्वेश्चन हमने अभी तक पढ़ा था इंडेक्स नंबर, सरल सूचकांक, तो ये वाला कर लिया, सरल समूहीकृत विधि, जिसका फार्मूला था मेरा क्या था, समेशन P0 P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। प्राइस रिलेटिव मेथड में समेशन R बाई N, और R क्या था, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये इसके तीन मेथड, सिंपल वेटेड एग्रीगेट मेथड के हमने तीन मेथड अभी पढ़े ही हैं। ये वाले वेटेड इंडेक्स नंबर में वेटेड एग्रीगेट मेथड के तीन मेथड, लास्ट पीयर मेथड और पास्चे मेथड और फिशर मेथड, ये तीनों पढ़ लिए। अब कौन सा बचा जी इसमें, यहीं पे आ जाओ, बार बार कंपैरिजन तभी होगा। ये पढ़ लिया हमने, ये वाला पढ़ लिया, ये वाला पढ़ लिया, ये वाला पढ़ लिया। इसका फार्मूला ये था, इसका फार्मूला ये था, सिंपल एग्रीगेट गैप एग्रीगेटिव का, इसके तीन फार्मूले थे मेरे पास, कौन कौन से, लास्ट पीयर, पास्चे और फिशर, है ना। कैसे याद करेंगे वो मैंने। अब लास्ट एंड लीस्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। ये वाला और पढ़ते हैं बेटा जी, भारित औसत मूल्यानुपात विधि, भारित वर्ड लगा हुआ है। पहले वाले क्वेश्चन को रिकॉल करो जरा, पहले वाले क्वेश्चन में, कौन से वाले में, सिंपल एवरेज, कौन से वाला की बात कर रहा हूँ मैं, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। उसमें क्या कर रहे थे हम, ये हमारे पास ABCD कॉमोडिटी थी, यहाँ पे हमारे पास था P0, यहाँ पे हमारे पास था P1, हमने क्या किया था, R निकाला था, ये P1 अपॉन P0 इंटू 100। रिकॉल करोगे तभी मजा आएगा बात में। इट मीन्स, अब एक क्वेश्चन देखता हूँ मैं, इसका फॉर्मूला था समेशन RW अपॉन समेशन W। क्या करूँ मैं, उस वाले में सिंपल एवरेज प्राइस सरल मूल्यानुपात विधि में मेरे पास ये था, P0 था, P1 था, R मैंने निकाला था, इसको सम कर लिया था R को यहाँ पे, है ना, समेशन R बटे N था ना उसका फॉर्मूला। देन अब क्योंकि ये वेटेड है
तो इस आर को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, डब्लू से, ये जो वेट दिए हुए। समझ आ गई बात? क्योंकि वेटेड है तो वही जो हमारा सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड था उसमें वेट और घुसा दिया हमने। इतनी तो बात करी। देन पहले तो सबसे पहले आर निकाल लेंगे। P1 अपॉन P0 20/10 इंटू 100 कितना हो गया भाई ये 200। ऐसे ही ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे। इट मीन्स आर तीनों का निकाल लिया मैंने। अब इस आर को क्या करूं मैं, इस 200 को डब्लू से मल्टीप्लाई कर दूं। मीन्स 200 इंटू 5 1000, 166 इंटू 4 ये आ गया, 150 इंटू 2 300, और ये आया था 160, 160 इंटू 3 480, और ये 1000। अब क्या करूं, फॉर्मूले के हिसाब से इन सब का आर डब्लू का सम कर लूं। ये हो गया जी। क्या करूं, फॉर्मूला ये वाला था, समेशन आर डब्लू रख लिया अपॉन समेशन डब्लू। वहाँ रखते थे हम यहाँ एन सरल में, इनको बस 4 कर लिया जी। सबका वेट हमने तो समान ही मान लिया, एक एक ही, लेकिन यहाँ वेटेज अलग अलग है, इसलिए इनका समेशन डब्लू फॉर्मूले से आंसर निकल गया। कितना आंसर आया 174। यहाँ कितना आंसर आया था 158, 166 आया था एक का आंसर, एक आंसर 162 आया, अब की बार 174 आ गया। इसका मतलब सब इंडेक्स नंबर अलग अलग आंसर देते हैं, है ना, डिफरेंस होता है बस। इसका मतलब इंडेक्स नंबर से हमें केवल आइडिया लगता है। चलिए आज बात यहाँ तक की हो गई, है ना। आपके मेन जो न्यूमेरिकल्स थे, एक न्यूमेरिकल इसमें पक्का आने की उम्मीद है, आने की उम्मीद क्या, आएगा ही पक्का एक। और अब आपका मेन न्यूमेरिकल तो निकल गए, हो गए, अब तो ये सिंपल एक थ्योरी वाली बात हो रह गई है ना। तो मुझे लग रहा है कि एक पीरियड और लगेगा, एक क्लास और होगी, और इसके बाद हमारा काम हो जाना चाहिए। तो 3 क्लास में आपका यदि ये काम हो जाता है तो फिर ठीक ठाक सही पड़ेगा हमें, है ना। 18 मार्क्स की है स्टैटिक्स, 3 चैप्टर हैं इसमें, तो लगभग ये मानो 5-6 नंबर का काम हो जाएगा इस चैप्टर में। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, लेकिन एवरेज ऑन एंड एवरेज ये मान के चल रहे हैं हम कि 6 मार्क्स का काम है इसमें। चलिए, आपने मेरी बातें ठीक ठाक सुनी, समझ आई होंगी ऐसी मेरी उम्मीद है। आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, है ना। ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। हैप्पी लर्निंग।